अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून जब आप ये वीडियो देखें। चले बेटे फर्स्ट मंथली टेस्ट की एक्सप्लेनेशन लेते हैं जो कि काफ़ी दिन से रही हुई थी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बुकलेट्स आपके सामने हो ताकि आपको जो एक्सप्लेन किया जाए वो आपको पता चले कि किस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। बुकलेट अपने सामने रखिएगा। तो फर्स्ट मंथली टेस्ट फिजिक्स फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है विच ग्राफ शोज दैट फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड देन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। किस ग्राफ में ये शो रहा है कि पहले बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था और उसके बाद एक्सेलरेशन हो गया 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। देखें कैसे, अगर आप गौर से देखें तो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। शुरू में ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इनक्लाइंड, ये कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ जब भी स्ट्रेट लाइन होते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। उसके बाद आप ये देखें कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और हमें पता है कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाए तो इस रीजन में, इस पोर्शन में स्लोप 0 होता है और स्लोप का मतलब यहां एक्सेलरेशन होगा। तो जहां इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है वहां एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और जब हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है तो स्लोप 0 हो गया। स्लोप 0 होने का मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अच्छा, आप लोग डी को देखें जरा। डी में भी कुछ इसी किस्म का ग्राफ बना हुआ है, लेकिन डी में थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई है कि मैंने जो ग्राफ दिया वो शायद प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई। वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं दिया, वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है। यहां जो आप ऑप्शन बी में देखें तो आपको छोटा सा ऊपर 9 लिखा हुआ नजर आएगा। 9 नहीं, एक्सेलरेशन असल में, क्योंकि मिस प्रिंटिंग में 9 बन गया है। तो अगर इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है भाई, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। तो यहां तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म थोड़ी है, एक्सेलरेशन वेरी हो रहा है और यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब उसमें एक्सेलरेशन कहा है कि शुरू में एक्सेलरेशन कांस्टेंट और फिर 0 हो जाए, उससे करेक्ट ग्राफ तो दिया। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ये जो रीजन है, ये वाला, इसमें एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है और यहां एक्सेलरेशन क्या हो गया, यूनिफॉर्म, जबकि यहां तो एक्सेलरेशन 0 बोला था। तो ऑप्शन डी में सिर्फ मिसप्रिंटिंग ये हो गई है कि वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी होना चाहिए। दिस वन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करें। 2 में सॉरी 2 में क्योंकि हम तो उल्टे क्वेश्चन से एक्सप्लेनेशन लेते हैं जो मैं फील करता हूं कि बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 26। एक्चुअली अगर हम बुकलेट के हिसाब से चलेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 21 था और अब हम 26 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन लेते हैं बुकलेट के हिसाब से, क्योंकि शुरू के जो 20 क्वेश्चन है आपको पता है आपके इंग्लिश में। चले भाई आगे चले। Two masses M1 and M2 are initially addressed with a spring compressed between them. What will be the ratio of their velocity after the spring release? हुआ क्या है कि दो मासेस को स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया है, कंप्रेस करके, ऐसे दोनों स्प्रिंग को, ऐसे दोनों मासेस को कहीं डालकर स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया गया। अच्छा, अब इनिशियली दोनों मासेस रेस्ट में, लेकिन जैसे मैं इसको छोड़ूंगा बोथ विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो बताएं कि वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। अब m1 को वहां डिनोमिनेटर में जाए, v2 यहां जाए, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1। चेक करें आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ऑब्वियसली माइनस इन्होंने इसलिए यूज किया हुआ है कि बोथ विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। आइए क्वेश्चन है 28। 28 क्वेश्चन को देखें
a stone falls freely from rest. A stone falls freely from rest. The distance covered by it in the last second is equal to the distance covered by in the first 3 seconds. The time taken by ये क्वेश्चन मैं अपने पिछले टेस्ट में दे चुका हूँ और उसकी एक्सप्लेनेशन भी हो चुकी है. देख लीजिएगा, शायद मेरे ख्याल में कोई वीकली टेस्ट सेकंड था या फर्स्ट था, उसमें ये क्वेश्चन दिया था. ये रिपीट किया है मैंने क्वेश्चन, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी. चलें क्वेश्चन नंबर 29 पर है. 29 में कहा है an object of mass m is traveling with velocity v. Okay, which equation gives the momentum of the object in terms of either m or v and its kinetic energy k. चलें ठीक है, वो रिलेशन पूछ रहा है बेटा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की शक्ल में. आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर. अगर हम इस इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करें, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, तो E k इज इक्वल टू 1/2 m इंटू m स्क्वायर v स्क्वायर और अपॉन m. अच्छा, m स्क्वायर v स्क्वायर को हम लिख सकते हैं mv होल स्क्वायर अपॉन 2m. मास इंटू वेलोसिटी क्या बनेगा? मोमेंटम. अब या तो ये रिलेशन या फिर काम करें 2m मिले 2mek इज इक्वल टू p स्क्वायर. रूट ले लें, अंडर रूट 2mek इज इक्वल टू p. अब चेक करने का करेक्ट ऑप्शन क्या है. तो करेक्ट ऑप्शन है D. दिस इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है 2 रेलवे ट्रक्स ऑफ मास m and 3m. क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा. फिर कह रहा हूं बुकलेट आपके सामने हो ताकि आप क्वेश्चन रीड करें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन रीड किया करें पहले. ठीक है. 2 रेलवे ट्रक्स ऑफ मास m and 3m मूव टुवर्ड्स ईच अदर. मूव टुवर्ड्स ईच अदर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं. ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड 2v and v. एक की स्पीड 2v है, दूसरे की v है रेस्पेक्टिवली. द ट्रक्स कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर. टकराकर स्टिक हो गए. What is the speed of trucks after collision? भाई ये ट्रक था, चलो यूं समझ लो. इसका मास m था और वेलोसिटी इसकी बताई गई है 2v. मास m है, वेलोसिटी 2v बताई गई है. दूसरा जो ट्रक है उसका मास बताया गया है 3m. And it is moving with velocity v in opposite direction. अब दोनों टकराकर स्टिक हो गए. स्टिक कुछ इस तरह से स्टिक हो गए. चलें ठीक है, बस सही है. इसका मास m और इसका मास 3 है. Now they will move as a single body. As a single body ये मूव करेंगे. तो बताएं किस वेलोसिटी से ये मूव करेंगे. ये वेलोसिटी फाइंड करेंगे, विडेश करेंगे. ओके, एक बात याद रखिएगा, अगर दो बॉडीज टकराकर स्टिक हो जाए देन दे बोथ बिहेव एज अ सिंगल बॉडी. इसको हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन. इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, परफेक्ट इलास्टिक है. तो चले, लेकिन मोमेंटम कंजर्व होता है. मोमेंटम तो इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों में कंजर्व है. तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2. ठीक है. अच्छा, क्योंकि टकराने के बाद ये एज अ सिंगल बॉडी बिहेव कर रही है, तो आप सिर्फ इनके मास कैसे लिखेंगे? m प्लस 3m.
इसका मास m, इसका 3m, टोटल मास ये बन जाएगा और वेलोसिटी इनकी v डैश, क्योंकि भाई दोनों स्टिक हो गई ना, दोनों की वेलोसिटी एक ही होगी ना, v डैश। चलिए m1 कितना, m1 कितना 2v, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं इसलिए क्या यूज होगा, प्लस की जगह माइनस, मास 3m, ये 3m, वेलोसिटी v इज इक्वल टू m प्लस 3m 4m v डैश, ये हो जाएगा 2mv, ये हो जाएगा 3mv 4mv डैश, माइनस कर दें mv इज इक्वल टू 4mv डैश, m से m कैंसिल, 4 को डिनोमिनेटर में लिया तो v डैश इज इक्वल टू v अपॉन 4। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 था। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 में कहा है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज u एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इज a being constant, एक्सेलरेशन बता रहा है कांस्टेंट है, देन द वेलोसिटी v एट टाइम t इज गिवन बाय, कुछ भी नहीं इसमें सिर्फ वेलोसिटी पूछी है भाई, तो वो हमने पढ़ा था ना vf इज इक्वल टू vi प्लस at, तो उसमें फाइनल वेलोसिटी बस v लिखा हुआ है, इनिशियल को u लिखा है, बाकी at, कुछ भी इसमें कोई खास बात नहीं थी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में क्या कहा है, a bomber drops a bomb vertically above the target, it loses the target due to, देखो भाई बात यह है अगर ये जमीन पर टारगेट है और ऊपर कोई बॉम्बर है, a bomber drops a bomb vertically above the target, it loses the target, एक्चुअली जैसे हम समझ लें कि ऊपर एक प्लेन है, एरोप्लेन या कोई जेट प्लेन जैसे नहीं होते जेट प्लेन, ठीक है, ये जेट प्लेन है। चलिए तो अगर ये दिस प्लेन इज जस्ट वर्टिकली अबव द टारगेट, बिल्कुल इसके ऊपर, जाहिर सी बात है जेट मूव कर रहा है, अगर ये मूव कर रहा है तो इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है vx, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब यहां से अगर ये बॉम्ब ड्रॉप करता है तो वो बॉम्ब वर्टिकली डाउन थोड़ी जाएगा स्ट्रेट, इट विल फॉलो द पैराबोलिक पाथ, क्योंकि दैट इज द प्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और बॉम्ब प्लेन में है, तो बॉम्ब हैज सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ प्लेन, तो इट विल फॉलो द पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ फॉलो करने की वजह से आगे गिरेगा तो टारगेट मिस हो जाएगा, यानी टारगेट जो मिस हुआ बेसिकली किसकी वजह से हुआ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से हुआ। इसलिए वो कह रहे हैं कि क्यों लॉस हो जाएगा टारगेट, क्यों मिस हो जाएगा टारगेट, तो आप लिखेंगे वो मिस होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से। करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसीलिए जब भी प्लेन को बॉम्ब ड्रॉप करना होता है तो टारगेट से थोड़ा पहले ही ड्रॉप कर देते हैं ताकि वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करे और टारगेट को जाके हिट करे। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन में क्या कहा है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट सम एंगल विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ vi इज, ठीक है, एट मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई 39 में वेलोसिटी जो बताई गई है ना, इनिशियल वेलोसिटी वो बताई गई है 40 I मीटर पर सेकेंड प्लस 20 मीटर पर सेकेंड, 20 J मीटर पर सेकेंड।
भाई देखो इसके साथ आई यूज हुआ है, उसके साथ जे, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और वो वर्टिकल कंपोनेंट है। आई जे के यूनिट वेक्टर्स हम यूज किया करते थे। तो आई जिसके साथ हो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो जे जिसके साथ हो वो वर्टिकल कंपोनेंट, और के हो तो वो जेड कंपोनेंट। अब वो कह रहा है प्रोजेक्ट है कि वेलोसिटी क्या होगी हाईएस्ट पॉइंट पर, एट मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है, सिर्फ कौन सी वेलोसिटी रहती है, हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल। ये तो आंसर इज 14 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्या होगा, बी होगा 14। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 40। One ball is dropped freely and other ball is projected horizontally simultaneously. At any instant, their vertical velocities are. One ball is dropped freely and other ball is projected horizontally simultaneously. At any instant, their vertical velocities are. भाई एक इसी कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। तो भाई एक ही हाइट से एक बॉडी को वर्टिकली ड्रॉप किया और एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। एक ही पॉइंट पर एक को ड्रॉप कर रहा है और एक को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा है। अच्छा, जिसको वर्टिकली ड्रॉप किया वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे करके, और इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया वो फोर्थ पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी ऐसे करके। ये चीज क्लियर है? अच्छा एक बात सुनो, जिसको ड्रॉप कर रहा हूं डेफिनेटली उसकी तो वर्टिकल वेलोसिटी है क्या, जीरो। जिसको थ्रो भी कर रहा हूं ना, तो थ्रो कैसे कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है ना, तो वर्टिकल वेलोसिटी तो इसकी भी क्या होगी, जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। तो सिंस बोथ हैव इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी एज जीरो, बोथ हैव जीरो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, तो अब किसी भी टाइम में आ जाए, अब जब दोनों नीचे आ रहे होंगे तो भाई दोनों का एक्सेलरेशन तो जी होगा ना, यहां भी जी यहां भी जी। इसका मतलब बोथ विल हैव सेम वर्टिकल वेलोसिटी एट ऑल पॉइंट्स। जब तक ये गिर ना जाए हर पॉइंट पर दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, सेम। रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेलोसिटी टोटल वेलोसिटी सेम नहीं होगी, क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल, इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ही, बट इट हैज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। उसने वेलोसिटी नहीं बोला, वर्टिकल वेलोसिटी बोला है। वर्टिकल वेलोसिटी पॉइंट पर सेम होगी। अगर वो सिर्फ वेलोसिटी बोलता तो वेलोसिटी में फिर दोनों कंपोनेंट आ जाते हैं, तो फिर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वाली बॉडी की ज्यादा होगी जो हॉरिजॉन्टल थ्रो की गई। चले फिलहाल इसका आंसर क्या भाई, सेम ए। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। 42 में कहा है इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच क्वांटिटी चेंज कंटिन्यूअसली। कौन सी क्वांटिटी चेंज होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड। भाई जान बात यह है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म, तो ओमेगा भी चेंज होगा। यूनिफॉर्म में कौन सा होगा ओमेगा, नॉन यूनिफॉर्म में ओमेगा भी चेंज होगा। ओमेगा चेंज होगा तो टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होगी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा चेंज हो रहा है, v भी चेंज हो रहा है। और लीनियर स्पीड, अब टेंजेंशियल वेलोसिटी बोल दिया या लीनियर स्पीड बोल दिया तो फिर बात है कि मानेंगे, ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी और लीनियर स्पीड तीनों ही चेंज होंगे। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ देम, यानी कि डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। 43 में क्या कहा है, when a wheel 1 मीटर in diameter, ये व्हील का डायमीटर बताया 1 मीटर, मैक्स 30 रेवोल्यूशंस पर मिनट, ये एंगुलर स्पीड बताइए। द लीनियर स्पीड, आसान सा क्वेश्चन है भाई, डायमीटर है 1 मीटर, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर 0.5,
या 1/2। ओमेगा आपको बताया है 30 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको एसआई यूनिट होता है ओमेगा का रेडियन पर सेकंड। सुन लो, रेडियन पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना आएंगे? 2 पाई पर मींस अपॉन एम मिनट, एक मिनट में कितना सेकंड, यानी कि ओमेगा कितना आ गया बच्चों? पाई। क्या पूछ रहा है? लीनियर स्पीड। बड़ा आसान सवाल है। v इक्वल टू आर ओमेगा। आर कितना है? 0.5 या 1/2। ओमेगा कितना आया है? पाई। तो आंसर इज पाई बाय 2 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब वैसे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऑप्शन में ऐसा होता है कि भाई पाई की वैल्यू 3.141 है, डिवाइड बाय 2, 3.141 डिवाइड बाय 2 अप्रॉक्सीमेटली 1.5, तो ये आंसर हो जाता है। खैर उसने पाई पर 2 की टर्म भी दिया हुआ। 45 में दिया हुआ है द एंगुलर स्पीड फॉर अ डेली रोटेशन ऑफ अर्थ। भाई देखो ना, अर्थ की दो रोटेशन है ना, एक तो जो अपने ही एक्सिस पर रिवॉल्व करती है और एक अराउंड द सन। अब डेली रोटेशन की बात कर रहे हैं, डेली रोटेशन तो होगा ना जो अपनी एक्सिस पर है। तो एंगुलर स्पीड यानी कि ओमेगा पूछ रहा है फॉर डेली रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई। अच्छा, जहां तक टी की बात है, टी इज द टाइम पीरियड। अर्थ अपने ही एक्सिस पर रोटेशन कितनी देर में कंप्लीट करती है? 24 आवर्स में। अच्छा, हम तो टाइम सेकंड में लेंगे, तो 1 आवर इज इक्वल टू दिस वन 36 सेकंड, 3600। अब इसको डिवाइड कर लेंगे। अगर हम अगर डिवाइड ना भी करें, हमें पता है कि ये नीचे डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा नंबर है, तो वैल्यू जो आनी है ओमेगा की वो बहुत कम आनी है। अब ऑप्शन देख लें। ऑप्शन में आपको दूर दूर तक जो नजर आएगा वो एक ही ऑप्शन नजर आएगा, ऑप्शन डी, जो कि बहुत कम दिया हुआ है। ऑप्शन डी जो है वो है 7.33 इंटू 10⁻⁵। ऑप्शन डी इज आंसर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Okay, question number 49. 49 में क्या कहा है? कहा है a car goes around a curve of radius r at constant speed, then it goes around the same curve at half of the original speed. What would be the centripetal force on car? ठीक है, अच्छा पढ़े क्वेश्चन को। A car goes around a curve of radius r at constant speed v, then it goes around the same curve at half of the original speed. What would be the centripetal force on a car as it goes around the curve for the second time compared to the first time? भाई सीधी बात है, वो कह रहा है स्पीड को हमने क्या कहते हैं? हाफ। पढ़ो ना जरा क्वेश्चन पढ़ो। Then it goes around the same curve at half of the original speed. और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर्मूला है v स्क्वायर अपॉन r। If r is constant, जैसे कि उसने कहा है सेम कर्व, तो ac is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। वेलोसिटी को हमने कर दिया है हाफ, स्क्वायर कर दो, v स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 4 आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1/4 द फर्स्ट टाइम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चले आगे चलते हैं। 52 पढ़े 52 क्वेश्चन जल्दी से। 2 racing cars of masses m1 m2 are moving in a circle of
radii r1 and r2 respectively, the speeds are such that each makes a complete circle in the same length of time. The ratio of the angular speed of the first car to the second car is, भाईजान एंगुलर स्पीड का रेशियो पूछ रहा है। एंगुलर स्पीड इक्वल होती है 2 पाई अपॉन टी के। ये स्पीड न मास डिपेंडेंट है न रेडियस डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट आ रही है। टाइम पीरियड कितना है और टाइम पीरियड उसमें सेम का है कि दोनों जो अपने रोटेशन कंप्लीट कर रहे हैं सेम टाइम में करें। अगर सेम टाइम में करें तो दोनों की स्पीड सेम होगी, तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का जो रेशियो आएगा वो 1:1 आएगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 55। A particle of mass m is moving in a horizontal circle of radius r with a uniform speed v. When it moves from a point to a diametrically opposite point, भाई बात ये कह रहा है कि वो कह रहा है बॉडी मूव कर रही है ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्किल में। जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गई डायमीट्रिकली यानी कि अलोंग द डायमीटर लाइक दैट ऐसे। ओके, दोबारा पढ़ लो। पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a horizontal circle of radius r with a uniform speed v when it moves from a point to a diametrically opposite point। इस पॉइंट से सामने वाले पॉइंट तक इसलिए डायमीटर बन जाए। तो बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? इस काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बनाना ठीक है, 4 ऑप्शन है। भाई देखो यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड में काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। मोमेंटम चेंज हो सकता है ऑसम। जब ये बॉडी ऐसे जाने लगी, मोमेंटम का मोमेंट टेंजेंट ऐसे ये रहा, ठीक, तो मोमेंटम कितना बनेगा mv। जब ये नीचे यहां अपोजिट पॉइंट पर आ रही होगी तो इसका मोमेंटम ऐसे बनेगा, ऐसे mv। लेकिन इसको लिखेंगे माइनस mv। भाई क्यों माइनस mv? डायरेक्शन अपोजिट होगी तो चेंज इन मोमेंटम कैसे आएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस mv माइनस फॉर्मूले का इनिशियल मोमेंटम mv, तो माइनस mv 2mv, ये मोमेंटम चेंज हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज मोमेंटम चेंजेस बाय 2mv, सी ऑप्शन। बस वो माइनस उन्होंने नहीं लिखा क्योंकि उन्होंने वैल्यू पूछे कि कितना मोमेंटम चेंज होगा, इसलिए उन्होंने ऑप्शन में सीधे मोमेंटम चेंजेस बाय 2mv माइनस 2mv नहीं लिखा उन्होंने, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कितना मोमेंटम चेंज होगा। वेरिएबल 56। A particle is thrown horizontally. A particle is thrown horizontally from the top of a tower. भाईजान कदरदान मेहरबान, ये टावर है, बड़ा अजीब सा टावर बना है। यहां पे बच्चा खड़ा है, यहां से बच्चा क्या थ्रो करता है? अ पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। कोई पत्थर का कुछ थ्रो करता है हॉरिजॉन्टली, ट्रिक करके ये गया। इट विल फॉलो पैराबोलिक पाथ ड्यू टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, टावर की हाइट सारी चलते हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ √2gh, और बच्चों जो वेलोसिटी बताई गई है वो √2gh बताई गई है। पार्टिकल की स्टोन की जो देगा इसमें उसकी वेलोसिटी √2gh। सर ये कौन सी वेलोसिटी है बता दीजिए? मर्जी है भाई, वो वेलोसिटी की वैल्यू नहीं बता रहा, एक्सप्रेशन लिख रहा तो मैं क्या है। आगे चलो। इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इक्वल टू। अच्छा, टावर की जो हाइट बताई गई है वो कितनी बताई गई है? h। तो बताओ टावर से कितनी दूर जाकर गिरेगा? टावर से कितनी दूर जाकर गिरेगा? ये x पूछ रहा है, x यानी कि रेंज पूछ रहा है। ठीक है बच्चे, दोबारा पढ़ो ना। इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से कितना दूर जाकर गिरेगा? x पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है।
भाईजान रेंज के लिए फॉर्मूला पढ़ रखा है V नॉट cos थीटा इनटू t। अच्छा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली देखा है थीटा इज इक्वल टू 0, cos 0 की वैल्यू 1, x इज इक्वल टू V नॉट t। V नॉट गिवन है, टाइम नहीं गिवन, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे? टाइम। इसको रोको, फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत करवा चुका हूं मैं, ऐसे बहुत क्वेश्चन हमने किए, अगर पिछली वीडियोस देखेंगे। चलो, टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला है अंडर रूट 2h अपॉन g, 2h अपॉन g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। तो 2h अपॉन g, ये पिछले लेक्चर्स में भी मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाफ प्रोजेक्टाइल बनाने के लिए हाइट और टाइम के दरमियान रिलेशन देता है। चलो भाई, तो ये टाइम आ गया। अब वैल्यूज को क्या पुट करना? वैल्यू तो ये पुट करने वाले पास सीधा सीधा t ऊपर पुट कर दूंगा। पुट इन इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू, बच्चों v नॉट कितना है? अंडर रूट 2gh इनटू t कितना है? अंडर रूट 2h अपॉन g। अच्छा, अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक काम करो ना, दोनों अलग अलग रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ही रूट में कर लो ना, 2gh इंटू 2h अपॉन g। और खुदा के बंदो ये मत कर देना कि सर रेडिकल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रेडिकल खत्म कर दो। वो जब होते हैं जब दोनों सेम टर्म्स हो। ओके, चले, g से g कैंसिल, तो क्या बना? अंडर रूट 2 इंटू 2 4, h इंटू h स्क्वायर, और 4 का रूट क्या आएगा? 2, h स्क्वायर का रूट क्या आएगा? h। तो आंसर इज 2h। करेक्ट ऑप्शन इज D। D फॉर डक, D फॉर डॉग, D फॉर डॉन्की, D फॉर ऑटो। चलो आ जाओ आगे, चलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 58। Two spheres of same size. Two spheres of same size. One mass 5 kilogram and the other 10 kilogram are dropped simultaneously from tower. When they are about to touch the ground, they have the same. भाई एक का मास 5 है, एक का 10 किलोग्राम है। दोनों को सेम हाइट से सेम टाइम पे ड्रॉप किया। बताओ कौन सी टर्म सेम होगी? मोमेंटम सेम नहीं होगा। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। दोनों का मास अलग है, मोमेंटम अलग आएगा। काइनेटिक एनर्जी भी सेम नहीं होगी, 1/2 mv²। दोनों का मास अलग है, काइनेटिक एनर्जी अलग होगी। पोटेंशियल एनर्जी mgh, दोनों का मास अलग है, पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी। हाँ, एक्सेलरेशन सेम होगा। कहा तो था गैलीलियो भाई ने कहा था कि वैक्यूम में लाइटर बॉडी और हेवियर बॉडी को ड्रॉप करो, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। करेक्ट ऑप्शन इज डी। चलो आ जाओ 61 में। चलो, A car weighing 1 ton, a car has a mass 1 ton दिया हुआ है, ठीक है, is moving twice as fast as another car weighing 2 ton. The kinetic energy of the 1 ton car is, ठीक है, पढ़ लो जरा क्वेश्चन को, आप लोग पढ़ लो, मैंने पढ़ लिया। कार ए की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। कार ए की काइनेटिक एनर्जी 1/2 m दिया है 1 टन, 1/2 m 1 है। v कह रहा है डबल है, पढ़ लो जरा 2v, v का स्क्वायर, v मतलब डबल कह रहा है ना, 2v कर लो, स्क्वायर करो 1/2। ये क्या हो जाएगा बच्चों? 4v²। इस 4 को शुरू में लिख दो बस, 4। अच्छा ठीक है यार, सॉल्व कर लेना, आपको ये वो नहीं है। 2v² से काइनेटिक एनर्जी आ गई। अच्छा, दूसरी जो कार है, दूसरी वाली, उसके काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। 1/2, उसका मास दिया है 2, लेकिन उसकी स्पीड v दी है, v डबल ही बस v। तो 1/2 × 2v², ये 2 से 2 कट गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई v²। भाईजान अब बताओ जरा किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ रही है? a की आ रही है 2v², b की आ रही है v²। a की काइनेटिक एनर्जी b के मुकाबले में डबल हुई, मतलब मोर देन दैट ऑफ 2 टन का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चले भाई आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
ओके, क्वेश्चन नंबर 62। 62 में क्या कहा है, पढ़ लें जरा, मैं भी पढ़ूं आप भी पढ़ें। 62 में कहा है टू स्टोन्स आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड बट मेकिंग एंगल विद द हॉरिजॉन्टल but making different angles with the horizontal. Their ranges are equal. Range is equal. If the angle of projection of one is pi by 3 and its maximum height is h, then the maximum height of other is. एक बात तो और दो तीन तरीके से सॉल्व हो सकता है। आपको याद है फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, 4h is equal to r tan theta। पहले की हाइट h1 और याद है दूसरे की 4h2 इज इक्वल टू r tan थीटा, थीटा 1 थीटा 2। सुन लो भाई, वो कह रहा है दो स्टोन्स हैं प्रोजेक्ट किए सेम स्पीड के साथ, ठीक है, बट मेकिंग डिफरेंट एंगल, एंगल डिफरेंट है, थीटा 1 थीटा 2, ओके, और विद द हॉरिजॉन्टल देयर रेंजेस आर इक्वल। रेंजेस इक्वल है, मैंने r1 r2 में लिखा तो ये इक्वल लिखिए। तो बताओ उनकी जो फर्स्ट वन है जिसको हमने पाई बाय 3 एंगल पर लॉन्च किया है, इसकी हाइट h है, तो दूसरा लगे हाइट बताओ। चलो आ जाओ, इसको कंपेयर कर ले, कंपेयर कर 4h अपॉन 4h2, ठीक है, r tan थीटा 1 अपॉन r tan थीटा 2। भाई r से तो r कट गया, 4 से 4 कट गया। पहले वाले की जो हाइट है वो h1 नहीं, बस h बताई गई, h2 हमें फाइंड करना है। बच्चों पहले वाले का एंगल पढ़ लो, पाई बाय 3 दिया हुआ है, पाई बाय 3, और पाई बाय 3 का मतलब होता है मेरे बच्चों 60 डिग्री। तो ये हो गया tan 60। अच्छा, नीचे वाले का एंगल कितना होगा पता नहीं है, अभी पता चल जाएगा। भाई जब उसका रेंज सेम है, रेंज सेम, वो चंदा अगर इस एंगल जो पहला रेस्टोरेंट है उसको 60 डिग्री पर फेंका है तो दूसरा वाले की रेंज होनी चाहिए 30, क्योंकि रेंज सेम बोला है, और रेंज सेम की कंडीशन ये होती है थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90। थीटा 1 कितना हो गया 60, थीटा 2 पता नहीं, 60 को उस तरफ लेके जाओ, माइनस कर दो 30। चलो भाई h अपॉन h2, tan 60 की वैल्यू, tan 60 की जो रेडियल थी, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रेडियल थी, सही बच्चा। अच्छा, h अपॉन h2 रेडिकल 3, इसको फ्लिप करके लिख रहा हूं, 1 अपॉन रेडिकल 3। tan 60 की वैल्यू रेडिकल 3, tan 30 की 1 अपॉन रेडिकल 3, सॉरी गलत कर दिया मैंने, इसको आएगा ये रेडिकल 3 अपॉन 1 आएगा, जब फ्लिप करके लिखूंगा रेडिकल 3 आएगा। रेडिकल 3 को रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई किया 3, इसको वहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, h अपॉन 3 करवा दो, पूरा करो, पूरा करो, परेशान नहीं। h अपॉन h2 इज इक्वल टू रेडिकल 3, हमें तो h2 चाहिए, h2 को वहां 3 को यहां, तो बच्चों क्या बनेगा h अपॉन 3 इज इक्वल टू h2। क्या निकला आंसर हमारा, C निकला हमारा आंसर। चले 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 आगे चले। क्वेश्चन नंबर क्या करें, 64। ओके, एक तरीका इसका और भी हो सकता था, क्योंकि उसने कहा है स्पीड्स तो सेम है और रेंजेस भी इक्वल है, तो आप डायरेक्ट एक बात और भी कर सकते थे, डायरेक्ट हाइट के रेशियोज ले सकते थे, वो भी आसान था। क्या आप जो है ना वो क्या करते हैं, h का फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये h1 होता, दूसरे वाले का ये होता v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g, ये भी था, 2g से 2g कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, h1 h था और ये h2 साइन 2 थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है, थीटा यहाँ कितना था 60 डिग्री, यहाँ कितना रखते हैं 30, उससे भी सॉल्व हो सकता था, देख लें जो किससे बेहतर पड़ेगा।
64. The horizontal and vertical component of initial velocity of projectile are 10 and 20. The horizontal range of the projectile. बच्चों रेंज का फॉर्मूला होता है, उसको अच्छे से पढ़ो। कहा है horizontal component of velocity is 10 and vertical velocity is 20. रेंज बताओ v naught square sin 2 theta upon g। बच्चों v naught स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को तोड़ सकता हूं, 2 sin थीटा cos थीटा, डबल एंगल फॉर्मूला याद हो, अपॉन जी। 2 को तो शुरू में लिख r इज इक्वल टू 2। अच्छा अभी v नॉट स्क्वायर है, इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, v नॉट sin थीटा इनटू v नॉट, मतलब v नॉट स्क्वायर था ना, v नॉट को sin के साथ भी लिख दिया, v नॉट को cos के साथ भी, 2 शुरू में और g डिनोमिनेटर में। भाई v नॉट sin थीटा बन जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, v नॉट cos थीटा बन जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये बनेगा r इज इक्वल टू 2 वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बताया गया है 20, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बताया गया है 10, g की वैल्यू भी 10, कितना आ गया 40 मीटर। चलो जी, करेक्ट ऑप्शन इज जी। आगे चले आगे 66 में क्या कर रहा है, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद इनिशियल स्पीड u at an angle of projection 15 degree is r। ये क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना। Range of projectile thrown with the initial speed u at an angle of projection 15 degree, ये 15 डिग्री है, is r। 15 डिग्री पे जब हमने इसको फेंका तो उसकी रेंज कितनी मिली r। What will be the range if it is thrown with an initial speed 2u at an angle 30 degree? Okay, रेंज का फॉर्मूला v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। चलें ठीक है, इसको कंपैरिजन में कर लेते हैं। ये r1, ये थीटा, सही। पहले हमने प्रोजेक्टाइल को 15 डिग्री पर लॉन्च किया, स्पीड v नॉट, रेंज आ गई। अच्छा फिर हमने क्या कर दिया बेटा, हमने स्पीड को क्या है डबल कर दी, डबल, और जो स्पीड डबल करूंगा 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा 4 v नॉट स्क्वायर साइन 2, और किस एंगल पर लॉन्च किया है 30 डिग्री पर। चलो अभी एंगल तो कर देंगे अपॉन जी। हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, r1 अपॉन r2, क्लियर है, ठीक है। v नॉट स्क्वायर साइन 2, बेटा थीटा का हुआ 15 डिग्री, ओके, अपॉन जी, और यहां 4 v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा का हुआ है 30 डिग्री अपॉन जी। देखो भाई जी से जी गया, v नॉट स्क्वायर से v नॉट स्क्वायर गया, साइन से साइन कैंसिल मत कर देना भाई। r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 2 into 5 15 30 साइन 30 अपॉन और जी तो कैंसिल हो गया, फिर यहां मान लो, तो जी कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा तो मान लो, ये बचा 4 साइन 2 into 30 60 साइन 60, जी कैंसिल हो गया है, नीचे लिख दो 1। अच्छा साइन 30 की वैल्यू बच्चों 1 अपॉन 2। चलो ये काम करना, पहले इसको फ्लिप नहीं कर रहे हैं, वो आसान है। साइन 30 इसको जब मैं फ्लिप करूंगा तो ऊपर आएगा 1 अपॉन 4 साइन 60। चलो ठीक है, बोर्ड पे डाउन कर देते हैं। ओके, तो r1 अपॉन r2 साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2, 4 साइन 60 की वैल्यू रेडिकल 3 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हुए, ठीक। तो ये आ गया आपका 1 अपॉन 2
और ये 1/2 रेडिकल 3, तो इट बिकम्स 1/4 रेडिकल 3 R1/R2। चेक कर लें इसका आंसर। इसका आंसर कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रहा, तो फिलहाल इसमें आपको देने चाहिए बेटा 1 मार्क अवॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में मुझे कोई ऐसा नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो बाकी से करेक्ट ऑप्शन नहीं आ रहा। चलो आगे चलते हैं। 60 हमने कौन सा किया, हमने कौन सा क्वेश्चन किया, हमने 66 किया था ना। ठीक है, चलो भाई आगे आ जाए। 67 करते हैं। 67 करते हैं। मैं ढूंढ रहा हूं कि मतलब कौन सा क्वेश्चन करवाना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करवाना है। जो ऐसे क्वेश्चन है कि वो आसान लगता है तो फिर वो मैं स्किप कर देता हूं, इसलिए 66 के बाद 67 कर लेते हैं। ठीक है, और 67 में क्या कहा है, 2 balls are projected in direction is 30 degree and 60 degree with a horizontal. If both attain the same height, the ratio of their initial speeds is। ठीक है, पढ़ लेते क्वेश्चन को। एक को 30 डिग्री पर लॉन्च किया, एक को 60 पर लॉन्च किया है। ठीक, with the horizontal. If both attain the same height, the ratio of initial speed। भाई देखो ना, h is equal to v naught square sin square theta upon 2g। क्या करता है, दूसरी का क्या बनेगा, v naught square sin square theta upon 2g। इसका थीटा थीटा 1, इसका थीटा थीटा 2। कंपेयर कर लो, h1 अपॉन h2, v naught स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g, v naught स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g। 2g से 2g गया, v naught स्क्वायर से v naught स्क्वायर गया। हाइट उसने खुद कहा है इक्वल है, अगर इक्वल है तो आप एच लिख दो, कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, वहां बचा साइन स्क्वायर थीटा 1। बच्चों थीटा 1 दिया हुआ है 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 उसके ऊपर स्क्वायर, साइन थीटा 2 दिया हुआ 60, साइन 60 की वैल्यू रेडिकल 3/2 उसके ऊपर स्क्वायर। आई एम सॉरी मैंने वेलोसिटी को काट दिया, तो भैया वेलोसिटी रेशियो तो उसने पूछा है v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। वेलोसिटी रेशियो तो पूछा है ना, हाइट कैंसिल करो, तो यहां लिख दो हाइट साइड कैंसिल हो गई, 1 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। चलो 1 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। बेटा 1/2 का स्क्वायर 1/4, रेडिकल 3/2 का स्क्वायर 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर इंटू 1/3। 3 डिवाइड कर रहा है यहां तक, मल्टीप्लाई, भाई ये स्क्वायर आ गया। अब एंड में क्या लूंगा, रूट लूंगा तो √3, यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लिख देना √3 है। तो अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानूंगा 1, तो करेक्ट ऑप्शन इज रेडिकल 3 रेशियो 1 यानी कि डी, D for duck। ओके 68 68 में कहा है a child on a swing is 1 meter above the ground at the lowest point and 6 meter above the ground at the highest point. The horizontal speed of the child at the lowest point of the swing is approximately। देखो भाई बात ये है कि जैसे ये चाइल्ड स्विंग पर बैठा है, ये कुछ स्विंग इस पर बैठा है, ये ग्राउंड से, ये स्विंग ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, 1 मीटर की हाइट पर है। अब जब स्विंग ऐसे जाता है करके तो वो
वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर आता है? 6 मीटर। तो ऐसे जाता है ना ये स्विंग अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर है बताया। फिर जब स्विंग ऐसे आएगा ये ऊपर गया, तो कितनी हाइट पर गया? 6 मीटर। अच्छा, अब 6 में से 1 तो माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि भाई 1 मीटर तो वैसे ही 1 मीटर अबव द ग्राउंड है ना बेटा। अब 6 मीटर और मजीद जो हाइट है वो ग्राउंड से है, तो 6 में से पहले आप 1 को माइनस करना, ठीक है ना। तो हाइट बनेगी 5 मीटर, यानी कि झूला कितना हाइट पर गया? वो गया 5 मीटर। वो 6 मीटर पर नहीं गया, 6 मीटर तो ग्राउंड से हाइट है और 1 मीटर तो अबव ग्राउंड पे है ना, तो 6 में से 1 को माइनस करेंगे। अब जिस वन को ऊपर जाएगा हाईएस्ट हाइट पर, उसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल। वापस जब आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक में। लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। स्पीड पूछिए। पोटेंशियल एनर्जी mg, काइनेटिक एनर्जी mv²। m से m, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 5। लिख देना मेरे बच्चों, h होगा 6 - 1 1/2 v²। 2 को इंटू में लाओ, 10 × 5 × 2 इज इक्वल टू v²। 2 × 5 10, 10 × 10 100, रूट ले लो तो v इज इक्वल टू 10 मीटर/सेकंड। करेक्ट ऑप्शन इज बी। चलिए ओके, उसके बाद क्वेश्चन आ जाए 71। देखें क्या? देखने की जरूरत है तो नहीं, चलो देख लो 71 में। 71 में अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने मोमेंटम का रिलेशन पढ़ाया था, √2m काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेशन था। अभी हमने पिछला क्वेश्चन मैंने इसी लेक्चर में करवाया था पीछे, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी रिलेशन पढ़ाया था। अब वो कह रहा है अ लाइटर बॉडी A एंड अ हेवियर बॉडी B हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। A और B की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, लेकिन A का मास कम है, B का मास ज्यादा है। देन भाई अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई, तो अब जिसका मास ज्यादा होगा ना उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। मास ज्यादा किसका बता रहा है? B का, तो B का मोमेंटम ज्यादा होगा, तो B हैज लार्ज मोमेंटम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, आगे चलो। आओ 72 देखते हैं। पढ़ लो भाई। A uniform chain of length, a uniform chain, यूनिफॉर्म बॉडी उसको कहते हैं जिसमें मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। A uniform chain of length L and mass M is lying on a smooth table. On 1/3 of its length is hanging vertically down over the edge of the table. The work required to pull the hanging part of the table is. आओ क्वेश्चन समझें। टेढ़ी हो रही है लाइन, पता नहीं क्यों टेढ़ी हो रही है। ठीक है, ये एक टेबल है, टेबल पर एक चैन रखी हुई है, यूनिफॉर्म चैन। ठीक है, ये चैन, ये चैन की कड़ियां हो गई। अच्छा, चैन इस तरीके से रखी है, लिखा हुआ है 1/3 of its path, 1/3 of its length is hanging vertically down। यानी कि जो पार्ट हैंग हुआ है ना बच्चों, उसकी लेंथ है L/3। बाकी तो सारी टेबल के ऊपर है ना, सिर्फ 1/3 पार्ट हैंग हुआ है उसका। ठीक है, अच्छा तो अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इस चैन को ऊपर खींचूं ताकि
ये जो हैंगिंग पार्ट है ना ये भी ऊपर आ जाए, तो इसलिए मुझे खींचना पड़ेगा, यानी वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा इस पार्ट को, जो हैंगिंग पार्ट है, ऊपर लाने के लिए? ऐसे देखो, ऐसे ये ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा भाई? जब बात यह है, वर्क का अगर फॉर्मूला यूज करूं तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अच्छा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी की ज्यादा बात है, तो भाई कितना पार्ट आपको जो हैंग हुआ है उसको लिफ्ट करना है? L/3। तो D की जगह तो आ जाएगा L/3, यानी कि वो पार्ट जो आपका हैंग हुआ है उसी को ऊपर लाना है यार। तो ये डिस्टेंस जो कवर होगा वो L/3 होगा। मसला फोर्स का है, और यहां ये चेन हैंग हुई है, हैंग, तो वेट जो फोर्स होनी चाहिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स होनी चाहिए, यानी कि वेट होना चाहिए। अब सुनो, वेट का बड़ा चक्कर है, यहां एमजी नहीं लिख सकता भी, प्लीज समझ जाओ। एक चीज होती है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया में है, होना चाहिए। ये अगर एक यूनिफॉर्म बॉडी है, यूनिफॉर्म बॉडी, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसका सेंटर ऑफ मास पता है कहां होगा? यहां सेंटर। अब इसका मतलब ये आधा मास इस तरफ है, आधा मास इस तरफ होगा। अच्छा, अगर मैं इसको क्वार्टर में लाऊं, क्वार्टर पार्ट का मास देना चाहूं, तो क्वार्टर का यहां बनेगा, यानी कि पूरी टोटल जो बॉडी है इसका वेट कितना है? mg। अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं तो आधी बॉडी का बात करूं, आधी बॉडी का, तो आधी बॉडी का जो मास होगा 1/2 होगा। क्वार्टर की बात करूं इस टुकड़े का वेट, तो इस टुकड़े का वेट हो जाएगा mg/4। बिल्कुल इधर सुनो, जो हैंगिंग पार्ट है वो कितना है? L/3। तो इसका जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ मास, वो सेंटर ऑफ मास इस हैंगिंग पार्ट के बीच में कहीं होगा ना, बीच में सेंटर है, सेंटर ऑफ मास। तो मेरे बच्चे, अगर ये L/3 पार्ट है, L/3, तो इसका हैंगिंग पार्ट के बीच में कहीं होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म रोड है। अच्छा, अब टोटल लेंथ अगर इनकी L/3 है, मतलब इस पूरे टुकड़े, पूरे हैंगिंग पार्ट का मास पता है कितना होगा? mg/3। पूरे हैंगिंग पार्ट का मास mg/3, लेकिन सेंटर जो मैं कंसीडर करूंगा वो तो यहां होगा, तो सेंटर ऑफ मास के लिए फर्दर इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये बनेगा mg/6। हैंगिंग पार्ट भले 1/3 है, लेकिन इस 1/3 पार्ट का मास mg/3 नहीं होगा, mg/6 होगा, क्योंकि इसका भी सेंटर लेना है। फर्दर 2 से डिवाइड करूंगा, तो ग्रेविटेशन फोर्स की जगह मैं रखूंगा mg/6 और L/3। तो W इज इक्वल टू mgl अपॉन 6 into 3, 80। तो करेक्ट ऑप्शन इज D फॉर डक। चलो बच्चों आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 73, 72, 73, 74, 75, ये चारों क्वेश्चंस बड़े टेक्निकल हैं, हमें सॉल्व करना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है। आज जो 73 में देखें, 72 तो हो गया, 73 देखें। A bullet when fired at a fixed target has its velocity decreases to 50%। एक बुलेट को फायर किया, वो टारगेट में आके हिट हुई, तो जैसे हिट हुई, जस्ट हिट हुई, तो 50% उसकी एनर्जी लॉस हो गई आफ्टर पेनिट्रेटिंग 30, सॉरी, कि आपने बुलेट को फायर किया, टारगेट पे हिट हुई, और टारगेट में हिट होने के बाद अंदर गई, टारगेट में कितना अंदर गई? 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर जाने पर उसमें 50% वेलोसिटी रिड्यूस हो गई। द एडिशनल थिकनेस इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। आइडिया ये बुलेट है, ओके, ये टारगेट है, ये बुलेट जाके हिट करने लगी टारगेट को। जैसे ही टारगेट को हिट की, अभी टारगेट में अंदर गई, टारगेट में अंदर गई, तो 30 सेंटीमीटर पर, 30 सेंटीमीटर पर
इसने 50% अपनी वेलोसिटी लॉस कर दी, कम हो गई, मतलब लॉस क्या बोलना, कम हो गई। तो इसका अंदर 50% तो अभी भी इसकी स्पीड है ना, तो फिर तो ये मजीद ट्रेवल करेगी। तो बताओ मजीद कितना ट्रेवल करेगी कि उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगी टारगेट। 30 सेंटीमीटर टारगेट में कवर करने पर 50% स्पीड इसकी 50% रिड्यूस हो गई बेटा, मतलब 50% तो अभी भी है ना, तो 50% अगर अभी भी है तो मजीद कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये वाला डिस्टेंस, ये रुक जाए, कंप्लीटली स्टॉप हो जाए। आओ सुनो भाई, पहले तो यूज करो 2as is equal to vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। 2a पता नहीं मेरे बच्चे, s कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो ठीक है, फिलहाल मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा फिलहाल, ठीक है। अब बताओ, ये है फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी। मेरे बच्चों बात सुनो, इनिशियल वेलोसिटी में बस v मान लेता हूं, जरूरी थोड़ी है vi को v लिख दिया, लेकिन फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 50% रिड्यूस हो गई है, 50% मतलब आधी। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जो रह गई होगी मेरे बच्चों, वो v/2 रह गई होगी। vi को तो मैंने v लिखा, vf को v/2 क्यों लिखा, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि 50% वेलोसिटी रिड्यूस हो गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। मल्टीप्लाई करो 60 a स्क्वायर कर दो, v स्क्वायर अपॉन 4 माइनस v स्क्वायर, 60a इज इक्वल टू, एलसीएम लो भाई, जब एलसीएम लोगे तो आएगा माइनस 3v स्क्वायर अपॉन 4, करके देखते हैं, एलसीएम लिखा, इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। तो दोबारा ये इक्वेशन यूज करूंगा, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। 2a पता नहीं है, s पता नहीं है, मालूम करना है, लेकिन अब वो कह रहा है अब वो बिल्कुल रिड्यूस हो गई, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अब तो फाइनल वेलोसिटी को 0 रखूंगा, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी लूंगा, v/2। सर क्यों इनिशियल वेलोसिटी v/2 क्यों ले रहे हैं मेरे बच्चे, जब ये बुलेट यहां से निकली थी तो स्पीड v थी, 50% रिड्यूस होने के बाद इसकी स्पीड रह गई v/2, अब ये हो गई 0। तो यानी कि इस पोर्शन में बात कर रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी v/2। इस पोर्शन में बात कर रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी v/2, फाइनल 0। 2as इज इक्वल टू 0 हटा दो, माइनस v स्क्वायर अपॉन 4, इक्वेशन नंबर 2। आ जाओ कंपेयर करें इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड, 2as इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन इक्वेशन 1 ये 60a माइनस 3v स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 गया, माइनस से माइनस गया, v स्क्वायर से v स्क्वायर गया, a से a गया, 2s अपॉन 60 बचा क्या मेरे बच्चों, 1 अपॉन 3, ठीक है। ये कैंसिल कर दो, 3 को 60 20, 2s अपॉन 20 इज इक्वल टू 1, 20 को 1 ले लो, s is equal to, तो फर्दर ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी बिफोर कमिंग टू एस, 10 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन इज ए। चलो भाई 74 और 75 भी करते हैं। सेवेंटी फोर में समझे, बड़ा टेक्निकल है पार्ट। अ कॉर्ड इज यूज्ड टू लोअर वर्टिकली अ ब्लॉक ऑफ मास m, इट्स मास है m। इसको हमने किसी कॉर्ड, किसी रस्सी से बांधा हुआ है और मुमकिन है कि किसी पुली से गुजारा हुआ हो, चलिए शायद पुली से गुजारा हुआ हो, ठीक है। अच्छा हम क्या कर रहे हैं, रस्सी से बना रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता नहीं छोड़ते कि आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक को नीचे उतारे, ठीक।
तो चेन के जरिए, रस्सी के जरिए आराम से इस मास को नीचे की तरफ लेके जा रहा है। A cord is used to lower नीचे लेके जा रहा है vertically a block of mass है। राइट से बोलते एकदम छोड़ेंगे बस आगे नीचे गिरेगा, ठीक है। A cord is used to lower vertically a block of mass m a distance d, कितने डिस्टेंस पर, d पर, ठीक है। इसको नीचे लाया जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता रस्सी को छोड़ रहे हैं ताकि ब्लॉक नीचे आए। कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, d at a constant downward acceleration of g/4। डाउनवर्ड जो एक्सेलरेशन बताया है वो बताया है g/4। तो देन वर्क डन बाय द कोड, तो बताओ वर्क डन जो हो रहा है, जो कोड कर रहे हैं वो कितना हो रहा है, प्लीज समझना भाई। इस ऑब्जेक्ट का वेट किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स को कहना। अलोंग द स्प्रिंग एक फोर्स होगी टेंशन। अच्छा, ब्लॉक आ कहां रहा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। अगर नीचे एक्सेलरेट हो रहा है तो ये तो तय है कि इसका वेट इसकी टेंशन से ज्यादा है। अगर इस ब्लॉक को ऊपर खींच रहे होते और ऊपर एक्सेलरेट हो रहा होता तो फिर टेंशन ग्रेटर होती। फिलहाल इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी टेंशन से ज्यादा है। अगर मैं इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स में से टेंशन को माइनस कर दूं तो नेट फोर्स आ जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब mg t एज इट इज, नेट फोर्स ma, क्या है mg माइनस t इज इक्वल टू m बचे a किसके इक्वल बता रहा है, उसने खुद बोले a इज इक्वल टू g/4, पढ़ लो क्वेश्चन में। अच्छा, माइनस t है, वहां जाकर प्लस mg/4, यहां आकर माइनस, तो mg माइनस mg/4 इज इक्वल टू t। एलसीएम ले लो, एलसीएम तो याद है 3mg/4 या t, t मतलब टेंशन मतलब फोर्स। अब हमें वर्क चाहिए, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहां फोर्स क्या होगी मेरे बच्चों, टेंशन होगी। टेंशन किसके इक्वल आएगी, 3/4 mg और d एज इट इज, ये रहा आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलो भाई मुबारक हो, लास्ट क्वेश्चन करते हैं 75 क्वेश्चन, 75th क्वेश्चन। A body of mass 0.5 kilogram is taken up an inclined plane of length 10 meter। क्वेश्चन को जरूर पढ़ो और ध्यान से। A body of mass 0.5 kilogram is taken up an inclined plane of length 10 meter and height 5 meter। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, टेन मीटर इसकी हाइट का है, लेंथ है, और 5 मीटर इसकी हाइट है, और एक मास रखा हुआ है, एक बॉडी रखी हुई है 0.5 kg, ठीक है। इसको ऊपर लेकर जा रहा है, ठीक है। देन अलाउड टू स्लाइड, पहले इसको ऊपर लेकर गए हाईएस्ट पॉइंट तक, देन अलाउड टू स्लाइड, फिर इसको स्लाइड होने दिया, पहले तो यहां तक पहुंचा दिया इसको, यहां तक पहुंचा दिया, धक्का और फिर वापस स्लाइड होने दिया, ठीक है। अलाउड टू स्लाइड डाउन द बॉटम, अगेन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड प्लेन इज 0.5। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेटा मेरे बच्चों बताया गया है 0.1, ठीक है। द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप, पूछ क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन अराउंड द राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब है जाने में और फिर आने में, सिर्फ जाने का नहीं पूछ रहा, जाने और आने में राउंड ट्रिप बोल रहा है। चलो आ जाओ, हम जाने का वर्क फाइंड कर लेते हैं, उसको डबल कर देंगे भाई। चलो, वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स कौन सी होगी, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को मैंने बच्चों क्या लिख सकता हूं, म्यू आर और डी एज इट इज, सही है। म्यू
आर इज अ नॉर्मल रिएक्शन। पढ़ाया था मैंने आपको कि जब कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर हो तो नॉर्मल रिएक्शन को लिखा जाता है mg cos थीटा। अगर तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी है बॉडी तो नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल होती है, mg के इक्वल होती है। लेकिन इंक्लाइन प्लेन पर रखी है तो नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के इक्वल होती है। और बाकी d एज इट इज। म्यू गिवन है ये रहा 0.5, m गिवन है 0.5, g की वैल्यू 10, d कितना 10, यानी तो dv कि d10। मसला आके अटकेगा थीटा में, थीटा गिवन नहीं है। चलो भैया कुछ करो, थीटा फाइंड करें, थीटा मतलब ये रहेंगे और फाइंड करते हैं, मसले कोई नहीं है भैया। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है 5, हाइपोटेन्यूज लॉन्ग साइड 10, तो sin थीटा इज इक्वल टू 5/10 मतलब 1/2। sin को वहां ले जाओ मेरे बच्चों, इनवर्स बन जाएगा। sin इनवर्स 1/2 होता है 30 डिग्री। मैं आपको कई मरतबा क्लास में बता चुका हूं, आपने एक टेबल याद रखनी है, बस इनवर्स से परेशान नहीं होइएगा करें कि सर इनवर्स कैसे निकालेंगे विदाउट कैलकुलेटर। ओ भाई बस ये देखो वैल्यू कितनी है 1/2, फंक्शन कौन सा है sin। हाँ यार sin जो है 1/2 वैल्यू किस एंगल पर देता था, 30 पे देता था, बस 30। चले आउटपुट करें, म्यू की वैल्यू 0.1, m की वैल्यू 0.5, g की वैल्यू 10, cos थीटा कितना है 30, d की वैल्यू 10, w इज इक्वल टू 0.1 into 0.5 into 10। बच्चों cos 30 की वैल्यू रेडिकल 3/2 into 10। अब देखो 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो 5 आएगा, 10 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। यहां कर रहा हूं 0.1 into 10 1, 0.5 into 10 5, यानी कि 5 रेडिकल 3/2। अच्छा इसको अगर आप कैंसिल कर दो 2.5 रेडिकल 3, ये वर्क आ गया। ये तो वर्क आया सिर्फ ऊपर ले जाने का या नीचे ले जाने का, एक वर्क है ना, उसने तो कंप्लीट राउंड ट्रिप में बोला था ऊपर जाने का और नीचे आने का। तो सिंपली नेट वर्क डन को, टोटल वर्क डन को इससे डबल कर देना इस वैल्यू का, तो W इज इक्वल टू 2.5 रेडिकल 3 मल्टीप्लाई करो 5 रेडिकल 3। करेक्ट ऑप्शन इज डी। लेकिन डी होगा बी नहीं होगा क्योंकि माइनस में आना चाहिए भाई। वर्डन बाय फ्रिक्शन है ना, पढ़ाया था वर्डन बाय फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव में होता है, तो इसलिए -5 रेडिकल 3। तो ये थी बेटा आपकी टेस्ट एक्सप्लेनेशन फर्स्ट मंथली टेस्ट की। इसको वॉच करें, फिर भी कोई इशू हो तो मुझसे क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, वैसे व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं। 5th और 6th वीकली टेस्ट इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद में आपको सेंड करूंगा। अल्लाह हाफिज़।